ना खोल गया देखो। क्या मैराथन रेस नहीं, ये स्प्रिंट जानते हो? स्प्रिंट, स्प्रिंट, स्प्रिंट। आप ये समझते हो ना कि ये मैराथन रेस है, मैराथन रेस नहीं होता है। क्योंकि देखो अधिकतर लोग करते क्या है ना कि वो लगे रहते हैं, ठीक है हो जाएगा ऐसा कुछ करके, कुछ ना कुछ ऐसे बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कुछ करके। इट इज नॉट लाइक दिस, ध्यान रखना हमेशा। इसको बहुत ही सोच समझ के किया जाता है सारा प्रिपरेशन। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि हमारा मतलब वीकेंड ऐसे ही पढ़ते रहें और चीजें निकल जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो ना? तो इसको सोच समझ के किया जाता है प्रिपरेशन। इट्स नॉट लाइक कि अंधे अंधभक्ति तक किया जा रहा है, कुछ भी पढ़ा जा रहा है, रास्ता ही नहीं मालूम है क्या करना क्या नहीं करना। सॉरी, आवाज आ रही है सबको? बच्चे जो ऑनलाइन है, आवाज आ रही है सबको? यस फाइन। चलिए कहां तक हुआ तुम लोग लास्ट? कहां पर? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अच्छा, वी हैव गॉन थ्रू कौन सा आर्टिकल, मतलब फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज द आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी वाला ना। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन? ऐश्वर्या, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? एक बार देख के बताइए फटाफट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो पहला था आपका फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 टू, दूसरा है 19 टू 22। क्या है? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, क्या है? राइट टू फ्रीडम। ठीक, सलीमा कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? तो आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा 15 क्या है? 15 करोन। हाँ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे याद करेंगे? रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये याद करेंगे। गुड। और थर्ड 15 16 क्या?
सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये याद करें। इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गुड। नेक्स्ट 17 क्या? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गुड। नेक्स्ट 18 क्या? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। गुड। तो ये कुछ प्रोविजंस है आपके, क्या? दैट इज द प्रोविजंस रिलेटेड टू द आपका आर्टिकल, मतलब दैट इज राइट टू इक्वालिटी। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। देखो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 किससे डील करता है? दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ, या राइट टू फ्रीडम। हाँ, एक्सेप्शन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शंस क्या है आर्टिकल 14 का? कर सकता है, ओके फाइन। और उसके लिए भी रेजोल्यूशन ला सकता है, ओके फाइन। आर्टिकल 15 में क्या है एक्सेप्शंस? फोर्टीन तो ठीक है, मतलब 14 समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट वगैरह हो गया, गवर्नर वगैरह होगा, उनके लिए अलग होगा नॉर्म्स। 15 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बट कर सकते हो। किसके बेसिस पे कर सकते हो? विमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए कर सकते हैं, है ना। SC ST के लिए कर सकते हैं, यस। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट 16 में क्या है? सेक्शन में क्या है? हाँ, 16 में क्या बोलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स की बात करता है, ठीक है। तो आप है तो सब कुछ, बट देयर कैन बी रिजर्वेशंस ऑल्सो। किस चीज का रिजर्वेशन है? ऑब्वियस सी बात है, SC ST और रिलीजन बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। अगर उस तरह के पोस्ट अगर जरूरत है कि हाँ उस तरह का पोस्ट हमें चाहिए, देन इन दैट केस देयर कैन बी ए रिलीजियस पोस्ट ऑल्सो। क्लियर है? समझ में आया पॉइंट ये? गुड। नेक्स्ट, तो दैट इज रिगार्डिंग अभी तक जो हमने देखा कि इट वाज समथिंग कि राइट टू इक्वालिटी में क्या था। देखो नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स में जो सबसे सुप्रीम फ्रीडम अगर बोला जाए तो ये राइट टू फ्रीडम के अंदर में आता है, ठीक है। फ्रीडम माने आजादी। किस चीज की आजादी? किस चीज की आजादी? एनीबॉडी? फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशंस। अच्छा, और डिस्क्रिमिनेशन के अलावा? निकालो जरा कॉन्स्टिट्यूशन, निकालो। चलो आर्टिकल 19 पढ़ो जरा, बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें समझ में आए। freedom of speech and expression. B, to assemble peaceably and without arms. To form associations or unions or cooperative societies. B, to move freely without the territory of India. E, to reside and settle in any part of the territory of India. G, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Clause 2, nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions and exercises of the right conferred by the state subclause
personality and dignity of women. Yes. क्या समझे? नाम जो भी है वो अच्छे अच्छा भी सुनाते हैं कि स्टूडेंट को तो मतलब फाइनल पे अच्छा को काफी बड़ा अच्छे है लेकिन वो भी एक तरह कहते हैं कुछ मतलब जैसे यार राइट मतलब ये है तो सिर्फ रहेगा ये भी है सिर्फ रहेगा जैसे यार वो स्पीच पूरी होने का speech या fake speech लोगों को ऐसे मतलब ट्रेनिंग करने का ट्रेनिंग करने का कोशिश करें इस सारे शायद सेक्शन में है तो आर्टिकल 19 जो है ना, बेसिकली इट इज वन ऑफ दोज आर्टिकल्स इन आवर होल कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर बेसिकली आजादी दिया है या आजादी के बारे में डिस्कस किया है कि आखिर आजादी होती क्या है। आजादी के दो टर्म्स होते हैं। एक तो मतलब ये होता है कि ये बेसिक आजादी जो इंटरनल फॉर्म में होती है जिसको हम लोग लिबर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक आजादी होती है जो आउटवर्ड, जो कोई स्टेट आखिर अपने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड कराता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो यहां पर अगर हमें फ्रीडम कहूं तो फ्रीडम बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे एक तो होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब बोलने की आजादी, मतलब हर किसी के पास ये आजादी होनी चाहिए कि वो बोल सके अपने मन में जो भी है वो, और अपने बोध अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके किसी फॉर्म में। मतलब जो भी मान लो उसके पास जो भी चीजें हैं या जो भी उसके मन के अंदर में है उसको एक्सप्रेस करने की आजादी होनी चाहिए। कोई भी देश, ध्यान रखना, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता अगर वो अपने लोगों या अपने सिटीजन को एक्सप्रेस करने की आजादी से मुक्त करता है या नहीं देता है, ठीक है। सो इन दैट केस वी कैन से दैट आपका जो आजादी जो होनी चाहिए एक्सप्रेशंस की, वो सबसे बड़ी आजादी होती है। मतलब आपको बोलने की कम से कम तो आजादी रहनी ही चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, हमारे मन में जो विचार है वो हम आगे एक्सप्रेस कर सके। अगर वही नहीं एक्सप्रेस कर सकते तो फिर आपके पास आजादी करने का कोई मतलब ही नहीं है। या फिर आप कह सकते हो कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह ही नहीं रहे फिर। गेटिंग इट? तो इसीलिए ध्यान रखना कि पहली जो आजादी होती है दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रीडम व्हिच ए कंट्री शुड प्रोवाइड टू इट्स सिटीजन। दूसरा, अब अगर आप बोल रहे हो, बोलने की आजादी है, तो इट मींस देयर कैन बी ए फ्रीडम टू असेंबल, मिलने की आजादी, मिल सकते हो। तो इसलिए देखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकंड टर्म, जो दूसरा जो प्रोविजन डाला है, देखो इससे पहला बोलता है, हाँ एक सेकंड हमने थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन खोल लें, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर ये आर्टिकल लिखना है तो जैसे ऐसे आर्टिकल लिखने का भी नहीं आएगा, वो ध्यान रखो। हाँ, आर्टिकल 19 डाल दो, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ऐसे कुछ करके, हाँ डाल दो, वो डाल सकते हो। देखेंगे, देखो चल इसलिए पढ़ रहे हैं कि अब लिखना तो नहीं होगा पर समझाना तो होगा। कहीं डिटेल उसके अंदर में आ गया तो उसके अंदर के प्रोविजंस अगर पूछे तो फिर कैसे जानोगे, है कि नहीं? क्योंकि
जब तक आप समझोगे नहीं उस चीजों को। जैसे कि मान लो अभी जो क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस को लेकर, तो सोचो मेंस को लिखने के लिए बहुत डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, ऐसा सिंपल से नहीं होता वो। ठीक है, देखो आर्टिकल 19 जो प्रोविजंस है उसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? क्लॉज 1 में ऑल सिटीजन शैल हैव राइट, यही बोल रहा है। क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यही तो है पहला। बी क्या बोल रहा है? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट एनी आर्म्स, फ्रीडम टू assemble peacefully and without any arms, ये दूसरा है। थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड या सी क्या बोल रहा है? यस, अब मान लो कोई असेंबल होगा तो असेंबल मिलके तो कुछ ग्रुप बनाएगा ना, देन दे फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं जानते हो, ग्रुप्स वगैरह जो पैसे वगैरह या कोई काम के लिए कोई ग्रुप जो बनाता है, ये जस्ट ग्रुपिंग से होती है। नहीं, एनजीओ अलग, कोऑपरेटिव समथिंग डिफरेंट। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पर्पस हो सकता है, पैसे इकट्ठे करने का भी मसला हो उसके अंदर में। ठीक है, एक फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स। इवन इसके अंदर में आप पॉलिटिकल पार्टीज भी डाल सकते हो, राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टीज, दिस कैन ऑल्सो बी डन। सी नेक्स्ट, डी क्या बोल रहा है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, एसोसिएशंस एंड यूनियंस। डी क्या है? टू, यस, मूवमेंट, टू मूव फ्रीली throughout the territory of India, to move freely throughout the territory of India। D। E क्या बोलता है? Yes, to reside and settle, to reside and settle in any parts of India, in any parts of India। मतलब ए बी सी डी ई, एफ नहीं, उसके बाद क्या है? जी है। जी क्या है? एफ नहीं है, एफ को हटा दिया गया था। ठीक है, जी में क्या है? टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशंस, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस एंड कैरी ऑन एनी बिजनेस। ठीक है, यही तो प्रोविजन, एक बार लिख लो सारा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए बी सी डी ऐसे करके। सारा जितना भी है 1 से लेके मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ नहीं, जी तक लिख लो सारा।
ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जी, इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर देखो थोड़ा ध्यान से, हो गया सबका? चलो गुड। नेक्स्ट, तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है, किसके लिए है ये? सिटीजन के लिए कि फॉरेनर के लिए है? इट इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन। आर्टिकल 19, 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सारे सिटीजन के लिए। आर्टिकल 19 क्लॉज ए बोलता है देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के लिए क्या होगा? फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। किसके लिए? सिटीजन के लिए। बट आर्टिकल 19 ऐसा नहीं है कि आपके पास आजादी है तो आप कुछ भी बोलते जाओगे, किसी के खिलाफ कुछ भी बोलोगे। इट इज नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर में अनकंट्रोल है, कोई इसका रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यस देयर इज अ रेस्ट्रिक्शंस। ये रेस्ट्रिक्शंस कैसा है? ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर में। देखो क्लॉज 2 के अंदर में क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restriction on the exercise of the rights conferred by the said subclause in interest of the, अंडरलाइन करो, sovereignty and integrity of India। जो बच्चे ऑनलाइन है अपना कॉन्स्टिट्यूशन निकालेंगे। sovereignty and integrity of India पहला, कॉमा the security of the state, कॉमा friendly relations with foreign states, कॉमा public order, decency or morality, or in relations to contempt of court, comma defamations or incitement to an offense। incitement माने भड़काना, इंसाइट करना, किसी को भड़का रहे हो आप किसी को, तो किसी को आप भड़का नहीं सकते। हाँ झगड़ा वगैरह करने के लिए कोई मारो 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 ऐसे, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। हाँ कि किसी को आप इस तरह के प्रोटेस्ट करा रहे हो, बोलो कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप लोग जाओ आगे लड़ो, हम पीछे से आ रहे हैं, उनको बोल के पीछे भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही चल रहा है, आदमी को आगे बढ़ा के मारो मारो, जो बोल रहा है मारने के लिए वो कभी आता ही नहीं है रास्ते। अब देखो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, करो प्रोटेस्ट, हम आपके साथ हैं, आपके साथ क्या है, वो पीछे रहते हैं या कभी कभी तो आते भी नहीं हो। दंगा फसाद में कोई पॉलिटिशियन देखा है क्या पत्थर मारते हुए या बंदूक चलाते हुए? वो कभी नहीं आएगा। हाउएवर आप समझ लो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इज नॉट, कोई ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोलेबल, देयर इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और ध्यान रखना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसमें सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं खाली ना, इसको आप एक्सप्रेस करने की आजादी भी है किसी भी फॉर्म में। आप फिल्म बना के कर सकते हो, आप कोई गाना लिख के कर सकते हो, कोई ड्रामा करके कर सकते हो, बाय एनी वे अगर आप चाहो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो पहला बोलता है आर्टिकल 19 में कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, दैट इज फाइन। नेक्स्ट, अच्छा क्या इसमें बोलने की आजादी है? तो क्या इसमें चुप रहने की भी आजादी भी हो सकती है क्या? मतलब बोलने की आजादी है तो क्या चुप भी रह सकता है? अपनी मर्जी है, बोलने में तो restriction है, तो करने में restriction नहीं हो सकता है। मान लो कभी कोर्ट आपको बुलाया, आपको बताओ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, और आप बोल नहीं हम नहीं बोलेंगे। पुलिस आपसे पूछते तुमने चोरी किया है? नहीं 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 कुछ नहीं बोलेंगे, फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा खासा कुटेगा इसमें, समझ में आया? दैट इज द प्रोविजंस रिगार्डिंग आर्टिकल। तो चुप रहने की आजादी है, बट जब आपको कोर्ट बोले बोलने की, देन यू हैव टू से। गेटिंग इट? समझ में पॉइंट? लिख लो आर्टिकल 19 क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सॉरी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए provide provisions for the freedom of speech and expressions,
for the freedom of speech and expressions. However, this article has certain reasonable restrictions. However, this article have certain reasonable restrictions, which is given in Article 19, Clause 2. Article 19, Clause 2. हाँ ब्रैकेट में ना 19 ब्रैकेट में 2, ठीक है, फुल स्टॉप. It states that government can put reasonable restrictions. On the basis of sovereignty and integrity of India. On the basis of sovereignty and integrity of India. Comma, the security of the state. Comma, friendly relations with foreign countries. Comma, public order. Comma, decency. हाँ डिसेंसी और मोरालिटी. और in relations to contempt of court. Comma, defamations. Or incitement of an offense. समझ में आया पॉइंट ये सबको? फुल स्टॉप. नेक्स्ट, आर्टिकल 19 also provide the freedom of opinion and belief. हाँ सब ए में एंड बिलीव. ठीक है, अच्छा देखो, ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा टर्म्स बहुत कम लिखा हुआ है. इस टर्म को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा एक्सपेंड किया था. मतलब कहा था कि ये जो प्रोविजंस है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है. इवन इट ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू प्रोटेस्ट.
प्रोटेस्ट करने की आजादी है आपके पास, आपको स्ट्राइक करने की आजादी है, मतलब आप आराम से चाहो तो स्ट्राइक भी कर सकते हो अपने बातें को रखवाने के लिए। हाँ पीसफुली, ऑब्वियस सी बात है, तब बोल ही रहे ना, गोंदी बंदूक नहीं उठा सकते, ठीक है, पीसफुली, तो पीसफुली आप अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, आपका अपना किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, जिससे होता है ना कि आदमी ऐड करना, ये सब जो चीजें ऐड कर सकते हो। इवन यू कैन फॉर्म गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को आप मतलब प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, गवर्नमेंट से पूछ भी सकते हो कि भैया आपने जो किया वो क्यों किया। डिसेंसी का मतलब होता है ऐश्वर्या की, मतलब भद्रता जिसको बोलते हैं, मतलब ये नहीं कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, स्पीच तो समझ में आ रहा है, बोलने की एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं रास्ते में घूम रहा हूं, है ना, रास्ते में घूम रहा हूं और मुझे इच्छा करे कि नहीं भाई मैं कपड़े नहीं पहनूंगा आज, बिना कपड़े के मैं घूमूं, ठीक है, तो ये चीजें, तो ये क्या है, एक तरह का डिसेंसी खराब करेगा ना, मोरालिटी भी खराब करेगा, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ में आया डिसेंसी? क्लियर? लिख लो आर्टिकल 19। हाँ नेक्स्ट आर्टिकल 19, इसी के अंदर में क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए also include right to freedom of press, right to freedom of press, comma, freedom of commercial advertisement, freedom of commercial advertisement, कॉमा, राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोन, किसी का फोन टैप नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखना, इसी के अंदर में फ्रीडम के अंदर में आता है। राइट अगेंस्ट टैपिंग, TAPPING, टैपिंग ऑफ टेलीफोन या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस। अरे नहीं, कॉल रिकॉर्ड तो अलग चीजें हैं, कॉल तो आप जिससे बात करो उसका रिकॉर्ड कर रहे हो ना, कोई थर्ड आदमी, हम दोनों बात कर रहे हैं, कोई थर्ड आदमी रिकॉर्ड कर रहा है, दैट इज टैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट बंद, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टीज, right against band called by a political parties, called by a political parties। अच्छा ध्यान रखना, राइट अगेंस्ट हमने बोला, अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टीज माने अगेंस्ट बंद, BUNDH बंद, कॉल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टीज, इसका मतलब क्या होता है? तो क्या करना, क्या इसको बोल क्या रहा हूं, हम रिजेक्ट कर सकता है। गुड। बंद क्या होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बंद अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। अगर कोई बंद को बुला रहा है तो आपके पास बंद के अगेंस्ट अधिकार भी है। अरे वायलेंस होता है तो गलत है ना भाई, वायलेंस तो गलत है, और किसी के बंद बुलाया है तो क्यों मानेंगे हम बंद? भाई हमने तो बुलाया नहीं। बंद इज समथिंग डिफरेंट, स्ट्राइक इज समथिंग डिफरेंट। स्ट्राइक माने आपके पास अधिकार है, स्ट्राइक कर सकते, भैया हम काम नहीं करेंगे। आप किसी को बोल नहीं सकते तुम ही काम मत करो समझ रहे हो ना? ये रास्ते पे होता है ना कि मान लो हम बंद करवाए, शटर गिराओ आप, तो शटर नहीं गिरवा सकते किसी का, आप अपना शटर बंद करो, हम नहीं काम करेंगे। बट दूसरे को नहीं बोल सकते कि हम आप भी शटर गिराओ। क्यों? बंद माने जबरदस्ती किसी को बंद करवाना, दैट इज बंद। समझ में आ रहा? गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, तो समझ में आया? तो दैट इज रिगार्डिंग द आपका आर्टिकल 19 क्लॉज है।
क्लियर इसका? नेक्स्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। असेंबल स्पेलिंग किसका ऐश्वर्या? स्पेलिंग बंद, BANDH बंद, ठीक है, BANDH बंद। नेक्स्ट है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट एनी आर्म्स, ठीक है। इसका कहां पर रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ? हाँ, इसका रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के अंदर। देखो क्या लिखा हुआ, देखो इसमें बोल रहा है कि आप असेंबल कर सकते हो कहीं भी पीसफुली और विदाउट आर्म्स। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि आप कहीं असेंबली करने जा रहे हो और वो गन बुलेट्स लेके पहुंच रहे हो, बंदूक AK-47 ऐसे कुछ करके ग्रुप में चांदमारी क्रॉसिंग में आप जाके खड़ा हो रहा घेर के पूरा एरिया, तो यू कांट डू दिस, ठीक है। तो आप असेंबली तो कर सकते हो बट आर्म्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, आर्म्स के अंदर में ध्यान रखना लाठी डंडा भी होता है, लाठी तलवार इस तरह की चीजें भी आप लेके इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई भी शार्पनर्स वगैरह, एनी काइंड ऑफ वेपन्स, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लॉज 3 में क्या बोल रहा है कि नथिंग इन द सब क्लॉज बी ऑफ सेड क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजेस और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ नंबर 1 सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इसके क्या रेस्ट्रिक्शंस है? 2 एक्सेप्शंस है, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो आप इस तरह की आपकी जो एसोसिएशन है बंद कर सकता है। कब बंद करेगा? बोलेगा कि सोवर्निटी और एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैम्पर हो रहा है और पब्लिक ऑर्डर हैम्पर हो रहा है, तो ये 2 चीज हैम्पर हो रहा है और ये 2 चीज हैम्पर होने अगर हो रहा है देन आपका जो असेंबली है हम लोग उसको कैंसिल कर दो, यू कांट असेंबल। पब्लिक ऑर्डर माने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाना, दंगा फसाद होने का चांस है या इस तरह की कोई चीज, जैसे आपको याद होगा कि ये ADR जो रिजल्ट आया था, ADR का आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अभी आया था रिसेंटली, कल जो सबको वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। हाँ, तो अब कुछ लोग जिनका सिलेक्शंस नहीं हुआ इसमें, वो लोग मतलब क्या हुआ, वो लोग क्या मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं? उनका भी प्रोटेस्ट सही गलत तो क्या बोलोगे, बट लीगली लॉजिकल तो है। जैसे कहने का प्रोविजंस ये है कि सपोज करो मान लो 40,000 लोग, कितने लोगों का दिया गया मतलब सिलेक्शन हुआ, जो भी सपोज करो 20,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2-2, 3-3 पोस्ट में सिलेक्शन हो गया, ग्रुप 4 में भी ग्रुप 3 में भी ऐसा करके सिलेक्शन हो गया। अब मान लो जिनका इस तरह के ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है वो तो कोई एक ही लेगा ना, एक ही पोस्ट लेगा, बाकी का पोस्ट क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो वो लोग का डिमांड ये था कि भाई आप एक दूसरा रिजर्व लिस्ट भी निकाल दो कि अगर मान लो उसमें नहीं होगा तो उनमें खाली रह गया तो ये लोगों का वापस भर जाएगा उधर से। तो लॉजिकल तो है, क्यों? क्योंकि फिर इससे खर्चा कम बचेगा, क्योंकि एग्जाम कराने का भी तो खर्चा होता है ना भाई, खर्चा कम बचेगा। प्लस उन बच्चों का जो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो कम से कम फिर से झमेला मुक्ति हो जाएगा। गवर्नमेंट को क्या समझ में कि लोगों को कितना परेशानी होती है प्रिपरेशन के दौरान, कितना स्ट्रेस से गुजरता है आदमी, अगर इस तरह की चीजें हैं तो कर देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट में ही भरना है तो भर दो ऐसे, ठीक है। तो इसके चलते उन्होंने प्रोटेस्ट रखा था कि नहीं हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसके बारे में। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, धारा 144 लगा दिया, है ना। तो ये कर सकता है कि उनको लगा कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है, दैट्स व्हाई दे कैन इंपोज दिस। हाँ, तो पीसफुल कर रहा कोई जरूरी नहीं ना पीसफुल होगा, भीड़ की कोई शक्ल थोड़ी ना होती है, भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता, ना ही कोई जात होती है, ना ही कोई रिलीजन होता है, भीड़ भीड़ होती है, समझ में आया। तो पब्लिक ऑर्डर और सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर हैम्पर होगा तो आपके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी states that every citizen has right to assemble peacefully
every citizen has right to assemble peacefully and without arms, and without arms. It includes the right to hold meeting. It includes the right to hold meeting, comma, processions, comma, demonstrations, etc. Full stop. procession, processions, comma, demonstrations, etc. Full stop. This freedom can be exercised. Without breaking any peace. And it should be unarmed. बिना बंदूक का होना चाहिए. फुल स्टॉप. unarmed, ARMED, armed, unarmed, बिना बंदूक तलवारों का. ठीक है. However, the state can impose reasonable restrictions. On the exercise of right of assembly, on two grounds, namely sovereignty and integrity of India, and public order, including the maintenance of traffic in the area, ठीक है, एक्सेट्रा. ठीक है, समझ में आया. चलिए नेक्स्ट है एसोसिएशन एंड यूनियन. लिख लीजिए. ये तो समझ में आ गया. एसोसिएशन और यूनियन तो बना सकते हो, बट इसका कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. क्या रेस्ट्रिक्शंस है? ये नहीं कि आपका एसोसिएशन और यूनियन जो है वो अलकायदा हो, लश्कर तैयबा, आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते. ठीक है. और जैसे मोहम्मद, इस तरह की चीजें नहीं बना सकते आप. ठीक है, लिख लो. आर्टिकल 19 क्लोज 1. अच्छा, आपको मालूम है ये जो टर्म्स जो होता है, जो जस्ट लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये टर्म बड़ा अच्छा वर्ड है. अगर आप इसको पढ़ोगे ना, इसका मतलब समझोगे तो बहुत अच्छा है. बट ये लोग कांड किसके लिए करता है? ये सब बकवास करते. कुछ लोग जो नाम जो नहीं जानते हैं वो लोग इस टर्म को सोचते हैं हाँ टेररिस्ट से ही लिंक होगा ये. बट एक्चुअली दिस वर्ड हैव वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग. बहुत सारे मतलब एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा ये. ठीक है. बस और काम क्या करता है? गोली मारने का काम करता है. अरे नहीं, चलो लिखो. आर्टिकल 19
क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी states that every citizen of India has freedom to form association and union or cooperative society full stop. It includes the right to form political parties. It includes the right to form political parties, company, and even any organizations. Full stop. However, there are certain reasonable restrictions. Which can be imposed on the exercise of this right, by the state on the ground of sovereignty and integrity of India, आर्टिकल, हाँ आर्टिकल, ठीक है। इसी में दूसरा है ना, ये फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन वाला है ना हम लोग, हाँ तो अलग लिख लो ना उसको। इसी में ही है ना, on the sovereignty and integrity of India, public order and morality, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्या, तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया के टेरिटरी में कहीं भी मूव कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी मूव करोगे, ठीक है। आपके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है इसका, पढ़ो जरा, आर्टिकल 19 क्लॉज कौन सा होगा, क्लॉज 5। चलिए अच्छा देखो, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और ई का रेस्ट्रिक्शंस कहां दिया हुआ है, क्लॉज 5 में दिया हुआ, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और दूसरा बोला फ्रीडम टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। अच्छा दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, एक तो मतलब फ्री मूव होना और एक तो मतलब सेटल होना, एक घूमने जा रहे हो और एक रहने जा रहे हो, ठीक है। अच्छा दोनों में 2 रेस्ट्रिक्शंस है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है, सबसे पहला सपोज करो आप घूमने गए कहीं भी, आप किसी ट्राइबल एरियाज में चले गए, तो वहां जाके आपको लगा बहुत अच्छा लगा, सब ग्रीनरी टाइप का है,
आप सोचो नहीं हम वहीं पर रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो यू कैन नॉट, गवर्नमेंट इसके ऊपर में रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप, मतलब कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द एसटी कम्युनिटीज, वो अगर हैम्पर होगा तो आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसलिए देखना बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में अलाउ नहीं है जाना ना, ना घूमने जा सकते, घूमने के लिए भी पास लेना पड़ता है। और अरुणाचल में तक को जाने के लिए ILP बनाना पड़ता, इनर लाइन परमिट, मतलब स्टेट में घुसने के लिए ही इनर लाइन परमिट बनाना पड़ता। एयरपोर्ट, हाँ तो एयरपोर्ट और वो आपका जो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास रहता है, फिर पहले वहां पर अंदर घुसने नहीं देगा, गेट से बंद रहता है, पहले आप अंदर जाओ, वहां पर पास बनाओ, तब अंदर घुसने देगा। कौन सा इनर लाइन परमिट का 150 लगता है सर, 150 रुपीज लगता है। हाँ था हर आदमी का, एक आदमी का, हाँ लिखना पड़ेगा। नॉर्मली 1 महीने 15 दिन का और 1 महीने का होता है, ऐसे बहुत लंबे टाइम का भी होता है, उसमें ज्यादा पैसा लगता है। अरे जस्ट पास है और कुछ नहीं, उतना कुछ दिमाग मत लगा लो वीजा टाइप का, कुछ लोग बोलते हैं वीजा है, ये वीजा का कुछ नहीं है, बस एक आपको ताकि उसमें मालूम चले कि कौन कौन एंट्री किया है, उनके पास एक डाटा रहे। कौन घुसता है बस भाई ट्रेन में, यहाँ से शाम को 11:30 बजे बैठो, रात को 11:15 में सुबह पहुंच जाता है 6-7 बजे, वो घर ही हो गया हमारा। तो रेलवे स्टेशन घर, ट्रेन जो है ना घर हो गया, उसमें सब पहचानता है, उसमें जितने भी ट्रेन के जितने भी लोग हैं ना सब जानता हूँ। अरे ऐसा नहीं है कि टिकट वो उनके घर का थोड़ी ना है, नहीं हुआ है कभी कभी ऐसा भी, बट वो नहीं सही है ना, वो जब कभी कभी होता है जब नहीं मिलता है टिकट, तब कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन में नहीं टिकट मिलता है। नहीं हमारा तो महीने का मतलब पूरा परमानेंट बना रखा है, ठीक है, 1-1.5 साल का, बहुत जगह नेचुरल ब्यूटी काफी अच्छा। कौन सा माउंटेन्स है काफी अच्छा, बहुत काफी अच्छे सिनेरियो वहाँ पर, मतलब आप जाकर सुकून से रह सकते, मतलब ये भीड़ भाड़ खींचा पी पा ऐसा नहीं होता है। आप जाओगे कभी थका हरा दिमाग, जैसे वहां पर क्या होता है ना, क्लास लेके आके और गेस्ट हाउस में रुकने से, मतलब फ्लैट जो है वहां पर रुकने से सामने तो बहुत बड़ा पहाड़ है, आराम से थोड़ा देर बैठे रहो, सब चीज शांत, सब दिमाग पूरा क्लियर हो जाएगा। पर वहां की अपनी प्रॉब्लम, वहां पर अपनी प्रॉब्लम, बारिश, वो हाँ कौन सा क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, रात को 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा ज्यादा, है नहीं, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो सब ऐसे लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर देखो हर किसी डिस्क्रिमिनेशन वो प्रोटेक्शंस के लिए, वही मैं बता रहा था आपको, आर्टिकल 19 और क्लॉज डी और ई क्या होता है, प्रोटेक्शंस के लिए, उनके लिए। देखो जो ट्राइबल एरियाज जो होता है ना, बहुत ही फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल इन द सेंस की अभी भी वो मेन स्ट्रीम अब तो हो गया है, ट्राइबल्स माने आप पहले वाला ट्राइबल्स नहीं समझो, हाँ वो जिंगल वाला हो टाइप का, दे आर मोर एडवांस देन द मेन स्ट्रीम पीपल्स। आज ट्राइब्स जो जितने भी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल पीपल्स, एसटी कम्युनिटीज है, ट्राइब्स जो जिनको आप बोलते हो, दे आर मोर एडवांस। पहले फैशन वहां आता, फिर बाद में दिल्ली पहुंचता है, हाँ ये है, वहां के लोग ज्यादा एडवांस हैं, ये मिथ है, ध्यान रखना। तो कहने अभी देखो जब वहां पर देखो डेवलपमेंट, अगर वहां पर डेवलपमेंट धीरे धीरे पहुंचा है, फिर भी इतने लोग एडवांस्ड है, और यहाँ दिल्ली उल्ली में कब से डेवलपमेंट हो रही है, अभी भी देखो भैंस बकरी घूम रही है रास्ते पे ऊपर है वहां पर। तो कहने का मतलब वो एरिया थोड़ा फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल इन द सेंस की बहुत प्रिस्टीन ब्यूटी है वहां पर, एनवायरनमेंट है, नेचुरल ब्यूटीज बहुत ज्यादा है, और वहां पर अगर खुला छोड़ दिया जाए तो दिक्कत ये हो जाएगी, लोग सब जमीन वमीन काट कूट के तो बर्बाद कर देंगे वो सारा। वहां के ट्राइबल्स पीपल समझ में मतलब मासूम टाइप के ज्यादा होते हैं, उनका जमीन ले लेगा,
जमीन लेके उसको मालूम ही नहीं है किसका जमीन बिक गया। और वहां पर तो ऐसा होता है, जमीन मतलब पूरा माउंटेन्स रहता है उन लोग अपना, ये हमारा माउंटेन है, वो हमारा माउंटेन है, ऐसे करके। हाँ, वहां पर नदी भी अपनी होती है, ये हमारा नदी है। देखना यहाँ पर भी, आसाम में भी होगा बहुत सारे एरिया। हाँ हाँ, ये हमारा है, कम्युनिटी बोलता होगा, पहले से यही होता था ना। तो उस चीज को बचाने के लिए डी और ई का आर्टिकल 19 क्लॉज 5 रखा गया है कि भैया आप जा सकते हो, घूमने तो जाओ, बट वहां पर बैठ नहीं सकते जाके, मतलब वहां पर जाके घर नहीं ले सकते। अगर घर मतलब कि अपनी जमीन नहीं ले सकते आप, हाँ रेंट वेंट तो ले ही सकते हो, ऑब्वियस बात है, ताकि उनका प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहला तो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 ये रेस्ट्रिक्शन देता है। अच्छा, एक और चीज, इवन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में कुछ लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि कोरोना के टाइम में देखना, बहुत लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, आपको कोरोना है तो आप जा नहीं सकते। तो ये नहीं कहोगे नहीं हमारा फंडामेंटल राइट्स खराब हो रहा है, नहीं, फॉर पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हम पर हो रहा है, तो उसके लिए नहीं जाने देगा। इवन ध्यान रखना, जितने भी प्रोस्टिट्यूट्स और उनका होता है, उनका भी मूवमेंट रोक दिया जाता है। दे ऑल्सो कांट मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ, गेटिंग इट? लिख लो आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी states that there should be freedom of movement, throughout the territory of India. Throughout the territory of India. Anyone, any citizen of India can move from one place to another without any restrictions, generally. However, the state can impose reasonable restrictions. On the ground of interest of general public, and the protection of interest of any scheduled tribes. Full stop. समझ में? नेक्स्ट, आर्टिकल 19 क्लॉज ई, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई provides
freedom to reside, provides freedom to reside and settle, freedom to reside and settle within the territory of India, however, this fundamental rights has also restrictions on ground of interest of the general public, on the ground of interest of the general public and the interest of SC and ST, and the interest of SC and ST. ठीक है, हाँ दोनों से ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज। अच्छा देखो ये क्या बोलता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस एंड कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेसेस। ये क्या बोल रहा है, किसी भी तरह का प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो या कोई ट्रेड या बिजनेसेस अंडरटेक कर सकते हो। हाउएवर इसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस ये है कि गवर्नमेंट कैन इम्पोज या कैन आस्क फॉर सर्टेन क्वालिफिकेशंस। जैसे मान लो अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिसेस करना है तो आपके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है समझ रहे हो, हिंदी की मन किया मैं डॉक्टर बन गया, पहले दवाई के दुकान में काम कर रहा था अभी डॉक्टर बनाओ, ऐसा भी होता है गांव में लोग, है कि नहीं? हाँ जरूरी है, मान लो आपको कर सकता है लोग, बहुत लोग तो होता है देखना गांव में ऐसे ही चलता है, दवा देना चाहिए सर का, पेट का दर्द दे देता है। हाँ रिनाउंड होगा और मतलब समझ रहे हो ना, जितना वो बोल देता ना कि हमारे बस में यही था, अब आगे ऊपर भगवान ऐसा ही हो, ठीक है। खैर अच्छा एक चीज और इसमें बोलता है कि गवर्नमेंट आपसे डिग्री मांग सकता है या क्वालिफिकेशन बोल सकता है, बिजनेसेस में भी कैसा कुछ कर सकता है, आपसे लाइसेंस मांग सकता है कि हाँ आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कभी आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर थे आप पहले, अब आप वहां से बिजनेस से मन हट गया, आपने वो बिजनेस छोड़ दिया, नाउ आप गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि भाई हम बारूद बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई आपका पिछला जो एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से ये नहीं दे सकते आप, तो गवर्नमेंट कैन आस्क यू फॉर सर्टेन लाइसेंस, कुछ डिग्री वगैरह पूछ सकता है कि नहीं? लिख लो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी states that all citizens of India have right to practice any professions or to carry on any occupation, trade or businesses, or to carry on any occupation, trade or businesses
ठीक है, फुल स्टॉप। दिस राइट इज वेरी वाइड, दिस राइट इज वेरी वाइड and it provides and it provides an individuals and it provides an individual to carry on any occupations, to carry on any occupations or businesses, or businesses ठीक है। however the state can impose, however the state can impose reasonable restrictions, however the state can impose reasonable restrictions on the exercise of this right, on the exercise of this right in the interest of general public, in the interest of general public, restriction on the exercise of this right in the interest of general public full stop। Further, the state can ask for any technical qualifications, to practice any professions, to practice any professions or to have certain license, or to have certain license or to have certain license to carry on, or to carry on any businesses, or to carry on any businesses। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो दिस वेर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द आर्टिकल 9। ठीक है, एक बार देख लो सारा, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार देख लीजिए आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन है। ऐश्वर्या, सारा मतलब ये सिर्फ पेरेंट्स की तरफ एक्सेप्शन कुछ फॉर्म ये है कि मतलब जनरल पब्लिक के ना। देखो ये दोनों तो कॉमन है, ठीक है, ये मतलब डी और ई दोनों कॉमन है। ये क्या है? लाइसेंस दे सकता है, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है, उसमें भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। ये क्या है? सोवर्निटी, सबसे ज्यादा इसी के अंदर में, इसके अंदर में क्या है? सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर। दूसरे वाला में इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, बस खत्म। और क्या इसमें याद कर? हाँ, इसका बहुत ज्यादा है। देखो इसमें क्या है, आर्टिकल 19 में 19 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ? 19 क्लॉज 2 में कितना है? सिक्योरिटी, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पहला लिख लो इसको, तो अगर कोई एक जगह चाहो तो आप लिख सकते हो। सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ, ये पूछता है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स में आता ही है क्वेश्चन। सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अच्छा हाँ बताता है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? हालांकि जुडिशरी में हम लोग करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब रिसेंटली बहुत आपने सुना होगा, क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली जब कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को आपको मानना होगा, है कि नहीं? अगर मान लो आपने नहीं माना तो दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वो।
तो कोर्ट जो बोलेगा आपको मानना पड़ेगा ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया तो दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट और दूसरा सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आपको जेल भी हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट में पैसा देना पड़ेगा आपको। क्रिमिनल कंटेम्प्ट माने अगर मान लो कोर्ट का ऑर्डर है और आप उस कोर्ट का ऑर्डर को होने नहीं दे रहे हो, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया और आप उस कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो होने नहीं दे रहे हो, दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में अगर आपने कोर्ट ने कुछ बोला है और आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, दैट इज सिविल कंटेम्प्ट। ठीक है। कौन सा? क्लॉज 6(2). हाँ, तो क्लॉज 6(2) में ना, देखो क्लॉज 6 में क्या बोल रहा है, समझ में आया ऐश्वर्या जो हमने बताया सब क्लॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ हाँ, नहीं, अरे किसी कंट्री के संग फ्रेंडली रिलेशन है, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। मान लो पाकिस्तान के संग हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है फॉर एग्जांपल, और आप उसको बोले मतलब आप उठ के बोले जा रहे हो कि पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये है वो है, बॉम्ब फोड़ देंगे, ऐसा कुछ करके, तो उसके संग रिलेशन खराब हो जाएगा ना पाकिस्तान के संग, तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्लॉज 6 आर्टिकल 19 क्लॉज 6 सब क्लॉज 2, to carrying on by state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industries or service, whether to the exclusion complete or partial of the citizen of or otherwise। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करो फॉर एग्जांपल आप बोलो कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम कल से न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। बना सकते हो? अच्छा, नहीं बना सकते। हमारे पास बहुत पैसा है, कल से हम बायोलॉजिकल वेपन्स बनाएंगे, यू कांट मेक। अगर वो करना होगा तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी, आपका सुपरवाइज करेगी। डिफेंस सेक्टर में है, इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, बट कुछ कुछ चीजें अभी भी नहीं है, जैसे एटॉमिक एनर्जी नहीं, उसमें अलाउ नहीं किया गवर्नमेंट ने। हाँ हाँ, जो भी है आप समझ रहे हो ना, तो इन सब चीजों में आपको अलाउ नहीं किया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? बाकी जनता को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, यहां तक हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है? गुड। नेक्स्ट आर्टिकल 20 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया अपना डस्टर? हाँ, क्या क्या? कौन सा आर्टिकल? नहीं, ये नोट है ना, सिर्फ अपने आर्टिकल से मतलब है, ये सब वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा, मतलब हम लोग को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लेना था, ये सब नहीं। वो तो हर अपना मतलब जो राइटर है ना, अपना एनालिसिस दिया है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, फिर हमारा आप खुद एनालाइज कर सकते हो, समझ रहे हो ना? एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पहले समझ में आ जाए। हाँ, लिख सकता है, यही तो लोग लिखते हैं ना। फ्यूचर में क्या, बुक तो लिखा ही जा रहा, पब्लिश करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस दोनों का ही है। ठीक है, देखो, और आईआर का भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस। देखो इसमें क्या है कि आर्टिकल 20 क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ
कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, ये बोल। अब देखो आमतौर पर समझो, पहले इसको 2-3 पॉइंट हमने लिखवाए यहां पर। कन्विक्शंस, हाँ पहले वो इसी का तो मतलब पहले समझ ले फिर आगे बढ़े। अच्छा, नॉर्मली जब मान लो पुलिस या जब कोई आदमी क्राइम करता है तो क्राइम करने से 2-3 चीजें होती है। जैसे कि एक तो आप सुने होंगे कि अरेस्ट, डिटेंशन। ये डिटेंशन फर्दर 2 तरह के होते हैं, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। ठीक है, फिर कन्विक्शंस। ठीक है, फिर आप सुने होंगे एफआईआर। नहीं, हम कुछ लाइन से नहीं लिखे हैं एफआईआर। ठीक है, फिर आप सुने होंगे अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट सुने होंगे। अगर लाइन से बताओ तो कौन सा सबसे पहले होगा? मान लो किसी ने कोई क्राइम किया या नहीं किया, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एफआईआर होता है ना? तो उसके बाद क्या होता है? अगर मान लो उसको पकड़ने का होगा तो अरेस्ट वारंट। कौन जारी करता है अरेस्ट वारंट? मजिस्ट्रेट जारी करता है, पुलिस जारी नहीं करता, ध्यान रखना। पुलिस का तो काम क्या है? सिर्फ उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट को सबमिट कर देना। पुलिस आपको छू नहीं सकता किसी को, मतलब पुलिस जो मारता है ना वो इलीगल होता है। अगर पुलिस किसी को मार दिया और वो आदमी जाके कोर्ट में बोल दिया कि हमको ये मारा है, नाम लेके, इस दैट मैन हैज बीटन मी। नहीं, वही तो बता रहा है ना, लोगों को मालूम नहीं है ना, नहीं मालूम है किसी को। हाँ, मान लो कह दिया कि इस आदमी ने मुझे मारा है, जज उसकी नौकरी खा जाएगा पुलिस वाले की। लोगों को मालूम ही नहीं है ये चीज। इसीलिए पुलिस वाले करते क्या है? डर का यूज करते हैं। पुलिस का काम मारने का नहीं है। ये 3rd डिग्री टॉर्चर जो सुनते हो ना आप लोग, वो इलीगल है। कोर्ट में साबित हो गया ना कि उसने मारा है, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो सकता है। हाँ? क्या क्या झूठ बोल सकता है ना, तो प्रूव करना पड़ेगा कि मारा। ऐसा थोड़ा ना होगा कि बोल दिया मारा। हाँ? नहीं, मारा हुआ चोट तो इसलिए देखो पुलिस वाला क्या करता है, कहाँ मारता है मालूम है? मेडिकल टेस्ट। हाँ, मेडिकल टेस्ट करा दे, प्रूव हो जाएगा। इसलिए तो मेडिकल टेस्ट करा के दिखाना पड़ता है। आप किसी को मार नहीं सकते, चोर को नहीं मार सकते। क्यों मारते? क्यों मारा जाएगा? मतलब क्यों मार रहे हो? गलत काम करा तो तुमका वो सेठ हो गया, फिर तुम सिखाओगे उसको सही काम करने के लिए। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस माने पॉलिसिंग होता है। अगर कुछ क्राइम हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट के सामने सबमिट कर देना। किसी को मार नहीं सकता। हाँ, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग तरीके वो लोग खोजता है, पूछताछ करता है, इंटरोगेशन करता है। इंटरोगेशन डजंट मीन मारना। इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। समझ गया? तो आम जनता लोग, देखो पुलिस से कौन डरता है? छोटे मतलब आम जनता, रिक्शा वाला, ये वो कॉमन आदमी जो नहीं जानता। जो लॉ, कभी देखो किसी लॉयर को डरते हुए पुलिस वाला से? कभी नहीं डरता वो। और लॉयर, पुलिस वाला लॉयर से डरता है। क्यों? क्योंकि दे नोज लॉ।
कानून का समझ है उनको, हर एक एक्शंस में हर एक धारा लग सकती है उनका, एक एक एक्शन में पुलिस के एक एक धारा लग सकती है। वो आपको रे तरे बोल रहा है, उसके ऊपर धारा लग सकती है। अगर आपको कुछ बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, छू दिया आपको, यू कैन पुट धारा सेक्शंस, है कि नहीं? हाँ, और नॉर्मली पुलिस अगर आकर डराता है से करके, क्यों? क्योंकि जानता है कि ये आदमी नहीं जानता है। अगर उस आदमी को मालूम चले तो पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो? पुलिस वाला का कोई भी कुछ नहीं कर सकता गवर्नमेंट सर्वेंट से। सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को होता है और किसी को नहीं होता। अभी आगे पढ़ोगे आप लोग ये नॉर्म्स, ये जो आर्टिकल जो पढ़ने वाले हो आप लोग, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, ये आपको समझाएगा कि आपके क्या अधिकार हैं। तो एक तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है? 20 बोलता है कि हाँ, तो यहां पर जब हमने देखा कि एफआईआर हो गया, फिर अरेस्ट वारंट निकला, मजिस्ट्रेट अरेस्ट वारंट दिया और वो पकड़ के लाया उसको। पकड़ के लाने के बाद क्या हुआ? दैट इज द पकड़ना माने अरेस्ट, अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उस पर्सन को, उस बंदे को 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना पड़ेगा। अगर 24 घंटे के अंदर में नहीं ले गया तो थाना सस्पेंड हो सकता है पूरा का पूरा, या कोर्ट पूछ सकता है कि क्या कर रहे थे तुम लोग, इतना देर क्यों लगा। बट ये 24 घंटा ट्रांसपोर्टेशन टाइम को हटा के होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन टाइम मान लो यहां पकड़ा और कोर्ट है 2 दिन बाद, मतलब 2000 किलोमीटर दूर है कोर्ट या मजिस्ट्रेट का, ये जाने में बहुत देर लगेगा, 10 घंटा लगेगा, 20 घंटा लगेगा जाने में ही वहां तक, तो वो काउंट नहीं होगा। इसलिए पुलिस वाला क्या करता है, मान लो कोई चोर उचक्का को पकड़ना होता है तो कभी भी वो ध्यान रखना वर्किंग डेज में नहीं पकड़ेगा, वो हमेशा पकड़ता सैटरडे को, सैटरडे शाम को 5-6 बजे। क्यों? सैटरडे कोर्ट बंद, संडे कोर्ट बंद, अब सीधा मंडे को ही खुलेगा ना 10 बजे, तो हाँ मंडे को तो जाना कर, तो फिर मंडे को तो जाएगा। अब कोर्ट ही बंद है तो क्या करेगा? हाँ तो शैतान तो होता ही है। जनरल पब्लिक का तो कोई फेस थोड़ी ना होता है। जनरल पब्लिक क्यों पीट रहा है? चोर तो भाई वो पीटने के लायक ही है, वो लोग पीटने के लायक कहने का मतलब भाई चोरी क्यों कर रहे हो? मान लो चोर का भी तो अजीब है ना, वो मान लो कोई पहन के जा रहा है कान का, गले का, अरे भाई तुम खींच के लेके जा रहा हो, देखो तो गला तो नहीं कट जाएगा उससे? कान कबाड़ लिया, कान ही हाथ में लेके चला गया, ऐसा भी होता है कुछ लोग, तो ऑब्वियस ही बात है। समझ रहे हो ना? तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें होती है। तब कभी भी जैसे देखो, बहुत संग आपके संग भी हुआ होगा, आप लोग भी सोचते होगे यार कौन क्यों पुलिस के बीच में आदमी फंसना है, ऐसा कुछ कर, कभी भी नहीं। बहुत लोग नहीं जानते। ऐसे ही हमारे संग बहुत सारा चीज हुई थी, बट क्योंकि आदमी लॉ जानता है तो फिर ये लोग नहीं कर सकता। एक ऐसे इंसिडेंस हुआ था आपका ट्रेन में, दोनी पोलो में, कब की बात है वो नहीं बताऊंगा, तो फिर वो चीजें और भी आ जाती, लाइव भी चल रहा है। कहने का मतलब एक पुलिस वाला ऐसे ही, पुलिस वाला जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है ना, तो 2 जन बैठे हुए थे बस में, मतलब भाई बहन बोल रहा था, मतलब जो भी है, एक का शायद नाम था कोई रफीकुल और उसकी सिस्टर जो थी, तो रिजर्वेशन की बोगी में थे वो। हमको एसी का टिकट नहीं मिला था, तो हम भी रिजर्वेशन में हम टिकट कटा लिए थे, वहां पे बैठे हुए थे। तो पुलिस वाला जा रहा था, तो 2 जन को देखा बैठे हुए, तो जो टिकट नहीं लिया रहता है वो ऐसे ही लगता है, देख के लग जाएगा कि हाँ टिकट नहीं लिया, ये शक्ल से ही लग जाएगा। हालांकि कपड़े वपड़े पहने हुए थे वो लोग, तो पुलिस वाला आके पकड़ा, तो हालांकि वो लोग नहीं पकड़ सकता,
आरपीएफ का काम नहीं है किसी को टिकट है कि टिकट नहीं है, विदाउट टिकट इट इज नॉट देयर ड्यूटी। नहीं, ये ड्यूटी है टीटी का, टीसी या टीटी जो भी होते हैं उनका काम होता है। प्लस कभी भी रेलवे में 10 बजे के बाद वो टीटी चेक नहीं कर सकता, 10-11 बजे के बाद रात को सोने का टाइम होता है। बट हाँ, उस समय चेक कर सकता है, अगर आप 11 बजे ट्रेन में चढ़े हो तब तो चेक कर ही सकता है। ठीक है, तो उनको टिकट को पकड़ा, मतलब उनको पकड़ा, राउंड अप किया और बोला कि देख के लग रहा था, मतलब जो भी है ठीक ठाक देखने में, ऐसा कुछ नहीं था, बट उनको लगा कि हाँ इसके पास टिकट नहीं होगा इन दोनों के पास, तो पकड़ा राउंड और सामान वामान खोला उसका बाहर उधर ले जाके, और सामान से जो भी चीज, और हम तो सीट पे थे। बाद में मालूम चला कि उसके बैग से कुछ मतलब लाइटर वगैरह निकला था, गैस लाइटर है, जो भी सिगरेट का लाइटर जो भी निकला हो, और बताया कि उसमें कोई फेक करेंसी भी थी एक। पुलिस वाला ने फेक करेंसी उस लड़के के पास, उसके वॉलेट में एक 500 का नोट रखा हुआ था, और भी नोट थे, 500 का नोट, एक फेक करेंसी होगा जो पता हुआ। तो उसको फिर वो लिखवा रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे, पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे, और दे वर चार्जिंग 10,000 रुपीज। तो एक बच्चा लड़की थी, और मतलब ज़्यादा उम्र नहीं होगा, उनको हार्डली लग रहा है कि 24-25 साल होगा उसको, और उसकी बहन की शायद 18-20 साल 22 साल जो भी हो। तो मतलब 10,000 रुपये मांग रहे थे, और बोले कि तुम्हारा फेक करेंसी है। प्लस अब बच्चा वो जानकार आदमी था नहीं, जानता नहीं था, एक ब्लैंक पेपर पर उसके नाम, एड्रेस, सब कुछ, उसका मतलब मोबाइल नंबर, घर का पता, लखीमपुर का था शायद वो बच्चा, और उसको बोला कि तुमको ये तो दो, या तो फिर तुमको रोंगिया में जमा करा देंगे थाने में, जो भी ऐसा कुछ करके। और संग में एक था एक और मतलब पुलिस वाला था, वो आसाम का ही था, एक तो था सर वो। तो इस चीज को वो बकायदा उनको बहुत देर तक, 3-4 घंटे तक, 2-3 घंटा होगा शायद, उन लोगों को बाहर ही खड़ा, मतलब गेट के सामने ही खड़ा करके रखा हुआ था, जबकि सीट 1-2 सीट खाली थे, उनको बैठने नहीं दे रहे थे लोग। मतलब समझ रहे हो ना, पुलिस इस तरह की टेक्निक अपनाती है ताकि वो डराए धमकाए, और उसके एवज में उसको पैसे मिले। ये नहीं कि सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न है, ऐसा कुछ कंसर्न, मतलब उनको देख के लग रहा था कि दिट इज नॉट फॉर द सिक्योरिटी, बट रादर दे वांट टू टेक मनी फ्रॉम मी। अरे उनके पास होगा ही नहीं उतना 10,000, कहाँ से होगा, और क्यों देगा भाई 10,000। बाकी जनता जो होती है ट्रेन की, सोचते यार क्या झमेला है पड़ा, हम भी फंस जाएंगे, पुलिस वाला का नाम चाहिए वो। और फर्दर जाके उसने बोला कि एक जगह पुलिस वाले ने किसी उधर में पैसेंजर था, उससे बोला कि आप एक विटनेस पे साइन कर दो। दैट वाज ए ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर पर उसका नाम, उस लड़के का सिग्नेचर, उसकी बहन का सिग्नेचर, और बगल में एक आदमी था विटनेस भी बना लिया, उसका साइन भी ले लिया, चला। मतलब इट वाज जस्ट टू शो, मतलब इस पेपर का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, बट जस्ट टू शो दैट आई एम राइटिंग द FIR एंड समथिंग, एंड विटनेस भी हमारे पास। तो सबसे बड़ी गलती ये है उस आदमी की जो विटनेस पे साइन किया, बोला हाँ हमने देखा था कि एक, अरे तुमको कैसे मालूम फेक करेंसी है, समझ रहे हैं? दैट वाज द थिंग। अब वो जो लड़के थे उनके मतलब हालत खराब थी उनके, मैं क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, समझ रहे हो? मैं वॉशरूम गया था, तो उसकी सिस्टर बोली कि भैया इनको थोड़ा मदद कीजिए, इसको हम लोग को प्रॉब्लम कर रहा है। तो उनको देख के लगा कि यार मतलब चोर जो होते हैं ना, जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, उनके शक्ल में ऐसी होती है चीज, आप देख के समझ सकते हो, कोई भी आदमी समझ सकता है, बट जो निर्दोष होता है ना, उसको देख के आप समझ सकते हैं जैसा भी हो। तो फिर मैंने पुलिस वाले से जब इधर आया तो मैं पूछा कि क्या बात है, बोला कि नहीं आप रहने दीजिए, आपको कोई मतलब नहीं, आप चाहिए अपने सीट पे। मैं बोला नहीं मतलब तो है, या तो तुम बताओगे या तो मैं चैन खींचूं यहाँ पर, 2 चीजें, या तो फिर मैं पुलिस जो यहाँ पर ट्रेन की जो बोगी पे जैसे वो होता है टीसी के पास जो डायरी होती है, उसमें मैं तुम्हारा कंप्लेन करूंगा। तो जो भी चीजें हैं आप पूरा क्लियरली बताओ, मैं कौन हूँ वो बाद में देखा जाएगा, आप जनरल पब्लिक समझो, बट किसी को आप इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। ये चीजें
चीजें बताया उसने, वो बोल रहा था, फिर वो लड़का ही मतलब उसके अंदर में हिम्मत आई थोड़ी सी, हमको हमको मतलब हाथ से ऐसे पकड़ा था कि भैया ये हमारा ये चीज़ था, ऐसे देखे। हम बोला कि तुमने चेक किया कि FICN है कि नहीं। FICN का मतलब होता है फेक इंडियन करेंसी नोट्स। बोले ये तो है। हम लोग तुमको कैसे मालूम ये फेक करेंसी? बोले देख के तो लग रहा है। हम लोग दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। और दूसरा, तुमने ब्लैंक पेपर पर कैसे साइन करवा दिया? जब ने आप बोला आप फंस जाओगे, बोला हम फंसेंगे वो अलग बात है। तुम रंगे रंगे में ट्रेन का लाइन खींचेंगे चैन, और फिर वहीं पर सारा डिस्कशन होगा। फिर तुम लोग भी राउंड अप लिए जाओगे और बाकी लोग भी जाएगा, जो जो इस पर फंसा गुजर पड़ा है। समझ रहे? तो अगर आपके पास कानून का नॉलेज हो तो इस तरह की जो गलत चीजें हो रही होती है ना, आप उसको रोक सकते हो। कोई दंगा फसाद तो हमने किया नहीं, कोई हमने बंदूक या कोई झापड़ वगैरह डंडा वगैरह तो उठाया नहीं। लॉ का तरीका है, पुलिस को आप लॉ से हटा सकते हो। अगर इस तरह की कहीं भी चीजें आप देखते हो तो गो थ्रू लॉ, क्या है, प्रोविजंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। आपको ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उनको भी समझ में आया कि भैया हम कुछ लंबे फंसेंगे, ये तो 10,000 रुपए की बात दूसरा छोड़ो, उनके पेंशन और रिटायरमेंट में भी झमेला आ जाएगा। अगर किसी को मतलब उनके खिलाफ एक दाग चला गया कि उन्होंने ये कर रहे थे और ये करप्शन और इस तरह की चीजें, और बाकी लिंक अलग चीजें होती है, बट लिंक तब जरूरत पड़ती है जब अलग। बट ये तो सिंपल सा लॉ है आपका। और किसी कमजोर को, अनपढ़ जो नहीं समझ, अनपढ़ माने जिसके पास नॉलेज नहीं है इस चीज की, अरे यार छोड़ेगा। सब रिटर्न किया उसको, जो जो लिया था सारा। हम बोले इस नोट से खरीद के देखा है तुमको फेक करेंसी है कि नहीं? बोलो तो ट्रेन रुकती है, रंगे में खोल के मैं दिखाता हूँ, और तुमसे ज्यादा वो दुकान वाला जानता होगा कि फेक है कि नहीं है। बोला नहीं भैया, वो तो आइंदा से ध्यान रखना। हालांकि वो लोग जानते थे, मतलब जितने RPF वो हमको जानते थे, बट वो नया था, वो समझा कि पहला पहला मुर्गा मिला है। दैट शुड नॉट बी डन ना। तो समाज में इस तरह की चीजें होती है और ये गलत है। अगर इस तरह की चीजें देखो तो बोलने से झिझको नहीं, लॉ की जानकारी होनी चाहिए। सोचो वो जो बच्चा, सोचो अगर उसके खिलाफ वो केस हो गया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हो गया होता, या 10,000 रुपया उसको देना उसके पास होता तो बचाने के लिए दे देता, तो फिर क्या मतलब इमेज बनता उसको, उसके दिमाग में पुलिस के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ये होता ना कि यार एक घटिया होते हैं सब, या लॉ गलत है, या अपने ऊपर कोसता हो यार हमको ऐसा चीज। तो भरोसा होना चाहिए लोगों का, और ऐसे इस तरह के जो करप्ट लोग होते हैं वो भरोसा तोड़ते हैं इंसानों का। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आने वाले टाइम में आपके संग होंगे जहां पर आपको लगेगा कि इस तरह की चीजें हो रही है। तो अगर गलत है तो उसके खिलाफ बोलो, क्योंकि पुलिस सर्वे सर्वा नहीं है, इनका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का होता है। समझ? तो FIR होता है, अरेस्ट वारंट निकलता है, फिर अरेस्ट होता है, और फिर अरेस्ट होने के बाद, अरेस्ट इन द सेंस कि उसको पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद कोर्ट में लिया जाता है। 24 घंटे के अंदर में उसको लाना पड़ेगा, अगर दूर है तो हटा के। अब कोर्ट जो जाएगा, कोर्ट पहली बार देखेगा या मजिस्ट्रेट पहली बार देखेगा, और देख के उसको बोलेगा कि ठीक है इसको आप पकड़ के रखिए या इसको छोड़ दीजिए। अगर नहीं, ये मैं प्यूनिटिव की बता रहा हूं, अभी नहीं। तो यहां पर अरेस्ट हुआ, अरेस्ट करने के बाद कहां जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। मजिस्ट्रेट वहां पर डिसाइड करेगा कि इनको पकड़ा जाए कि इनको छोड़ दिया जाए। अगर पकड़ के रखने के लिए बोलेगा तो दैट इज द जुडिशियल कस्टडी, जेसी जिसको बोला जाता है। जुडिशियल कस्टडी माने अब उसके खिलाफ मतलब ऐसा उसने कुछ क्राइम किया है जिसमें बेल नहीं दिया जा सकता, उसको बेल माने रिलीज नहीं किया जा सकता। तो नॉन बेलेबल केसेस में उसको कस्टडी में रख दिया जाता है। रखा, कस्टडी में रखने के बाद अब उसके खिलाफ केस चलेगा। केस माने वकील लोग आपस में दलील करेगा, ये वो इधर उधर।
और जब ये प्रूफ हो जाएगा कि उस बंदे ने क्राइम किया है, इस बीच में उसको बेल भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, बेल भी होता है, बेल वकील लोग बेल करवा देता है। तो बेल होने के बाद, अब बेल कितने टाइप के होते हैं कल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हो गया। अब नाउ ये करने के बाद, जुडिशियल कस्टडी होने के बाद उसको अगर बेल हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर ये प्रूफ हो गया कि दैट पर्सन हैज कमिटेड ए क्राइम, देन उसका डिटेंशन होता है, एंड दैट डिटेंशन इज प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन माने उसको जेल में डाल दिया था, उसके क्राइम की सजा उसको मिल रही है यहाँ पर प्यूनिटिव। और ये जो यही होता है कन्विक्शंस, तब कन्विक्ट घोषित हो गया कि नाउ यू आर कन्विक्टेड, आपको वो क्राइम, आपका प्रूफ हो गया कि आपने वो क्राइम किया है। अब क्राइम जब किए हो तो आपको कहां जाएगा, आप जेल में जाओगे, प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, तो ये तो पॉइंट समझ में आ गए। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट सुनते हो आप लोग, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? यहां जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है कि अगर किसी ने क्राइम किया, प्रूफ हो गया किसने क्राइम किया है, तब उसको जेल में डाल दिया, ओके फाइन। बट सपोज करो कोई ऐसा केस जहां पर वो आदमी क्राइम करने वाला है और पुलिस को पहले ही मालूम चल गया, नाउ उसको जो पकड़ा जाता है दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। सुसाइड नहीं, सुसाइड का तो अलग मसला, मतलब बम ब्लास्ट करने वाला है, दंगा फसाद कराने वाला है, नजरबंद कर देगा, हाउस अरेस्ट कर देगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर देगा। या कभी देखो बिहू वगैरह में, दिवाली, होली, ईद, दशहरा, इस समय पुलिस वाला क्या करता है, लोग अपने एरिया में जितने चोरू चक्के हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर जिनका नाम है, स्वर्ण अक्षर में, गोल्डन वर्ड में उसका नाम लिखा रहता है पुलिस स्टेशन में, उन सब सारे चोर को लोग क्या करता है, पकड़ लेता है 10 दिन पहले। ठीक है, मतलब दिवाली, दुर्गा पूजा होता है ना, 2-3 दिन पहले पकड़ लेगा उन लोगों को। अरे अरे हैबिचुअल ऑफेंडर भाई, वो रेगुलर उनका लॉकअप में आना जाने का काम रहता है, तो पुलिस को मालूम है कौन कौन है इस एरिया का हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पकड़ लिया उनको, पूरा पकड़ के रखेगा लॉकअप में उन लोग का। कब तक? जब तक दिवाली या ईद खत्म ना हो जाए। जब खत्म हो जाएगा तो उनको छोड़ देगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दुर्गा पूजा इस तरह में वो चैन लूटने और इस तरह का मारने का काम करेगा, तो उतना सारा केस से झमेला, पकड़ के रखो उसको कुछ दिन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अरे नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में कर सकता है ना। हाँ, किसी को नहीं डाल सकता, उसके पीछे प्रूफ होना चाहिए क्यों पकड़ रहे हो उसको। मतलब आपके नाम पे भी 10-15 केसेस चल रहे हो, हैबिचुअल ऑफेंडर आप हो, तो पकड़ के ले जाएगा आपको। रेगुलर विजिट, मतलब रेगुलरली आना जाना करता। कभी कभी तो पुलिस वाला था, अच्छा फिर इस तरह के, समझ रहे हो ना। हाँ, नहीं मतलब कहने का मतलब है ना कि जरूरी है आपको, अगर कहीं देखो ऐसा कुछ करके कोई क्राइम हो रहा है, तो मतलब हेल्प करना जरूरी है किसी को, क्योंकि पुलिस वाला इसी चीज का यूज करता है, लोग डर का। इसलिए देखना, जो गरीब आदमी होता है, जो मिडिल मैन, जो नहीं जानता, वो सबसे ज्यादा डरता है। कभी देखा है कभी अमीर या पावरफुल लोग डरते हुए पुलिस से? फर्क ही नहीं पड़ता उनको। और जो ज्यादा डरता है उसी को पुलिस वाला और डराता है। आखिर उस बच्चे का जो उसने मतलब जो सेशन हो रहा था, उसका चेहरा आप देखोगे ना, मतलब जो चेहरा आज भी याद है। ऐसे तो इससे पहले ही, अरे 4-5 ये 20 बार अभी आ था। हाँ, और उस काहे चुप रहे? हाँ, आप क्यों चुप रहो भाई? अजीब है, तो इस तरह की गलत चीज है ना। तो कभी भी अगर देखो, सिविल सर्विसेज समथिंग डिफरेंट, बट उससे पहले आदमी को अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा सिटीजन जरूरी है। ठीक है, मतलब ये आखिर इतना जो नॉलेज आप लोग ले रहे हो किस काम के लिए, जब आप सोसाइटी में यूज ही नहीं कर पाओ तो। ठीक है, चलिए आज यही तक रहने देते हैं, कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर 20 में है क्या। ठीक है, कल भी क्लास होगा।
चलो ठीक है, चलिए कोई डाउट तो नहीं है बाकी लोग जो ऑनलाइन है? चलो ठीक है।